ड्रामा के स्टार्टिंग में रीमा इस कहानी के हीरोइन जियान इस कहानी के हीरो के साथ रोमांस करते हुए वॉइस ओवर में अपनी कहानी बता रही थी। उसकी लाइफ बहुत ही ट्रेजिक है। उसकी वजह से उसकी मॉम की जान गई। उसके डैड ने कभी उससे प्यार नहीं किया। उन्होंने तुरंत ही दूसरी शादी कर ली और अब तो उसके पास भी ज़िंदगी जीने का वक्त नहीं है। सिर्फ 3 महीने हैं। उस 3 महीने में वो अपने क्रश जियान के साथ इंटीमेट होने का प्लान की है। फ्लैशबैक में कॉलेज में उसके फ्रेंड से पूछा था कि अगर 3 महीनों में क्या करेगी। रीमा उसे बताती है कि वो जियान के साथ इंटीमेट होएगी ताकि कम से कम इस लाइफ में उसे इस बात का रिग्रेट ना रहे। इनफैक्ट वही उसे हेल्प करती है जियान को लव पोशन देने में। इसके बाद हम यहाँ का सीन देखते हैं। ये जियान और रीमा दोनों का फर्स्ट टाइम था। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे। जियान बहुत ज़्यादा ही नशे में था और वो रीमा को बहुत ही अच्छे तरीके से पहचान नहीं पाता है उसके वॉइस से। लेकिन जब यहाँ पे रीमा इस तरीके से उसके ब्लाइंड फोल्ड को खोलती है तब जियान देखता है कि सामने रीमा है। वो उसे देख करके खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो दोनों ही यहाँ पर रोमांस करते हैं। रीमा को तो लगा था कि इसके बाद वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगी जियान के लाइफ से। ज़्यादा दिन तो ज़िंदगी के बचे नहीं, सिर्फ 3 महीने हैं। 3 महीने बाद तो वो कहाँ है, उससे कभी मिलने वाली है। उसने जियान के बॉडी पर अपने नेम के इनिशियल्स इनग्रेव कर दिए थे। आफ्टर दैट वो वहाँ से निकलती है क्योंकि उससे हॉस्पिटल से कॉल आया था। डॉक्टर यहाँ पर रीमा को असलियत बताने के लिए कॉल किए थे। रीमा जा कर के डॉक्टर को कह रही होती है, आई नो आप लोगों ने मुझे बचाने के लिए बहुत ही मेहनत की है, बट मुझे पता है मेरे पास ज़िंदगी के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। लेकिन डॉक्टर उसे बताते हैं कि एक्चुअल में कुछ गलती हो गई है। तुम्हारा जो रिपोर्ट है वो किसी और पेशेंट के साथ चेंज हो गया। तुम्हें तो बस थोड़ी सी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है। तुम अगर ट्रीटमेंट कराओगी तो ठीक हो जाओगी। तुम्हारी अभी बहुत लंबी ज़िंदगी बाकी है। रीमा का ये रिपोर्ट देख करके मरने से ज़्यादा हालत ख़राब हो जाता है क्योंकि वो जियान के साथ इंटीमेट होकर के आई थी और वो बंदा इतना रूथलेस है कि वो उसे छोड़ने नहीं वाला है। वो तो ये कंट्री ही छोड़ करके फरार हो जाती है। यहीं दूसरी तरफ जियान जब जगता है तो उसे कल के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है कि वो लड़की कौन थी। उसे बस यहाँ पर एक इयररिंग मिलता है और वह इसी इयररिंग के थ्रू अब उस बंदी का पता लगाएगा कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई उसे लव पोशन देने की। उसमें उसका सेक्रेटरी उसका हेल्प कर रहा था। इस बात को 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल बाद रीमा अब वापस लौट रही थी। वो एक बहुत बड़ी साइकेट्रिस्ट बन गई थी। उसकी बेस्टी से कहती है, अच्छा हुआ अब तुम आ रही हो। रीमा से कहती है, हाँ, अपने डैड से रिवेंज लेने और अपनी मॉम की चीज़ों को वापस लेने के लिए मैं आ रही हूँ। उसकी सौतेली सिस्टर जिजी ने बचपन में उसे बहुत ही बुली किया था। रीमा हर एक प्रॉब्लम का बदला लेने के लिए आई थी। आते ही उसे एक बड़ा पेशेंट मिल जाता है जिसे कि इंसोम्निया की प्रॉब्लम थी। उसे ट्रीट करने के लिए वो उसके घर पहुँचती है। उसे पता नहीं था वो अपने पास से ही मिलने वाली है। बटलर उसे थोड़ी देर बैठने के लिए बोलता है। रीमा इधर उधर स्टडी में देखने लगती है। तभी वहाँ पर वो पेशेंट आता है जो कि अंधेरे में रीमा को देख करके एक स्ट्रेंजर समझ करके उसका गला दबाने लगता है और कहता है कि वो उसके घर में क्या कर रही है। रीमा उसे अपनी आईडी दिखाती है और बोलती है कि मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ और मैं यहाँ पर पेशेंट को ट्रीट करने के लिए आई हूँ। फिर वो जल्दी से लाइट जलाती है। सामने जियान को देख करके शॉक हो जाती है। उसे तो भरोसे नहीं होता है जिस बंदे से पीछे छुड़ा करके वो पिछले 3 साल से फरार हो रही है वो बंदा जियान वापस से उसके सामने है। रीमा बहाना करके यहाँ से निकल जाने का प्लान कर रही थी ताकि यहाँ पर जियान को पता ना चल सके कि एक्चुअल में रीमा ही 3 साल पहले उसके साथ इंटीमेट हुई थी। लेकिन जियान उसे कहता है, ऐसा है कि मैंने प्री पेमेंट कर दिया है और मुझे तो तुम ही एज ए डॉक्टर चाहिए, तो तुम मेरा ट्रीटमेंट करो और अगर तुम्हारे ट्रीटमेंट से मैं ठीक नहीं हुआ तो फिर मैं डॉक्टर बदल लूँगा, लेकिन बिना ट्रीटमेंट किए तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। रीमा खुद को काम डाउन करती है और सोचती है, ठीक है, यहाँ पर जियान को थोड़ी ही पता चलेगा। वो तो 3 साल पहले की बात हो गई। आधा टाइम तो वो ब्लाइंड फोल्ड था और आधा टाइम दवा के नशे में था। तो जियान को भला कहाँ ही पता चलने वाला है कि यहाँ पर वो कौन लड़की थी। अब रीमा उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करती है। पहले के कुछ सवाल पूछती है। उन सवालों के जवाब दे करके कहती है कि तुम एक्चुअल में डिप्रेशन में हो। जियान रीमा को अपने पास खींचता है और कहता है, तो तुम मेरा डिप्रेशन ठीक क्यों नहीं कर देती। रीमा के साथ वो फ्लर्ट कर रहा था क्योंकि जियान को पता था 3 साल पहले जिस लड़की के साथ वो इंटीमेट हुआ था वो कोई और नहीं, रीमा ही थी।
रीमा भी उसके साथ फ्लर्ट बैक करती है और कहती है आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मैं अगले सेशन के लिए जल्दी ही आऊँगी। जियान रीमा को ढूंढते हुए बाहर जाता है क्योंकि रीमा के एयरिंग का एक गिर गया था यहीं पर। वो उसे देने के लिए वापस जा रहा था और रीमा जल्दी जल्दी आज जियान से पीछा छुड़ा करके वहाँ से निकल रही थी। वो उसे रोकते हुए कहता है तुम्हारी एयरिंग यहाँ गिर गई है। वो जल्दी जल्दी उस एयरिंग को लेकर के पहनने लगती है। पहन नहीं पाती है तो जियान उसका हेल्प कर रहा था। जियान रीमा से पूछता है कि क्या ये पेयरिंग में था। रीमा कहती है हाँ, बस किसने दिया ये मुझे याद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उसकी सौतेली सिस्टर जीजी को हम लोग देखते हैं, जिसकी शादी उसके डैड जियान से कराना चाह रहे थे और जियान जीजी से शादी करने के लिए तैयार नहीं था। वो रीमा को देख लेती है। वो भी जियान के साथ वो अपने डैड को कह रही थी कि जीजी रीमा वापस लौट आ चुकी है। उसके डैड उसे कहते हैं कि हमें इससे वापस से हमेशा के लिए भेजना होगा, ये हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। पहले यहाँ पर जियान का इंगेजमेंट रीमा के साथ ही सेट था, बट रीमा के ना होने की वजह से वो जीजी में ट्रांसफ़र हो गया था। तभी वहाँ पर रीमा का फ्रेंड आता है और वो रीमा को वहाँ से लेकर के जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड की उससे लड़ाई हुई थी तो वो रीमा को उससे मनाने के लिए लेकर के जाता है। जियान जेलस फील कर रहा था। अगले दिन रीमा अपनी बेस्टी के साथ जिस घर में वो रह रही थी वहाँ पर जाती है। अंदर जाती है तो देखती है उसके फादर और जीजी दोनों मिल करके उसके घर को तहस नहस कर रहे हैं। रीमा इस बात पर भड़क जाती है और कहती है कि यह लास्ट टाइम है जो आप लोग मुझे बुली कर रहे हो। अब मैं पहले वाली वो वीक गर्ल नहीं हूँ जो कि आप मुझे इस तरीके से बुली करोगे और मैं चुपचाप झेल लूँगी। मुझे यहाँ पर आप लोगों को सबक सिखाना अच्छे से आता है। यहाँ से निकल जाइए वरना आपके लिए सही नहीं होगा। साथ ही में वहाँ पर वो जीजी को भी अच्छा खासा सबक सिखाती है। अब जीजी के फादर उसे खींच करके थप्पड़ मार देते हैं। जीजी भी कहाँ कम थी, वो थप्पड़ का बदला थप्पड़ से लेती है, यानी कि वो जीजी को थप्पड़ मारती है। अपने फादर को वार्न करती है कि अगर आज के बाद मेरे आसपास आप लोग दिख भी गए ना तो मैं आप लोगों पर पुलिस केस कर दूंगी। और आप लोगों ने क्या किया है मेरी मॉम के साथ ये मुझे अच्छे से पता है। हालांकि वो ये बात झूठ बोल रही थी, उसे नहीं पता था कि उसकी मॉम की मौत एक एक्सीडेंट है। यह एक्चुअल में इन लोगों ने मिल करके उन्हें मारा था। इन्हीं सवालों के जवाब लेने के लिए वो यहाँ आई हुई थी। जीजी रीमा को जियान से दूर रहने के लिए बोलती है, लेकिन रीमा उसे कहती है अब जियान मुझसे दूर रहे तब ना, और हाँ वो तो तुमसे शादी किसी हालत में नहीं करने वाला है। उनके जाने के बाद वो घर के सामान को वापस से सेटल आउट करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अब जियान रीमा को कहता है कि मुझे वापस से तुम्हारा ट्रीटमेंट चाहिए। रीमा उसे कहती है ठीक है, वो शाम में आएगी उसे अपना नेक्स्ट सेशन देने के लिए। यहाँ पर रीमा को जियान का काम करना भी ज़रूरी था, थोड़े और पैसे कमाने के लिए। वो ट्रीटमेंट के लिए जियान की जाती है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में जो जियान है वो सच में डिप्रेशन से गुजर रहा है। बातों बातों में वो उसे काफ़ी कुछ बताने लगता है। वो कहते हैं 3 साल पहले एक लड़की उसके साथ इंटीमेट हुई थी। किस तरीके से वो ये बातें रीमा को बता रहा था। रीमा को वो उसी तरीके से ब्लाइंड फोल्ड करता है जैसा कि उसने जियान को किया था। रीमा को ये सब कुछ काफ़ी फेमिलियर लग रहा होता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि कहीं जियान उसे पहचान तो नहीं गया, उसके साथ ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है। वो जैसे ही रीमा को किस करने के लिए जाता है रीमा को कॉल आने लगता है। उसके फ्रेंड का कॉल आ रहा था। जियान कहते जाओ जाओ बॉयफ्रेंड से बात कर लो। मेरा क्या है, रीमा उसे कहती ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सुनते ही जियान मन ही मन खुश होने लगता है कि चलो कम से कम ये उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। वो उससे कुछ सवाल पूछती है ताकि वो उसे अच्छे से समझ सके। जियान यहाँ पर रीमा के सवालों के जब जवाब देता है तो रीमा को ऐसा लगने लगता है कि वो उसे ही ढूंढ रहा है और उसे ही मिस कर रहा था। इसी वजह से यहाँ पर वो थोड़ा सा जियान से घबराने लगती है क्योंकि वो जियान के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में अभी कुछ भी सोची नहीं। अभी उसके लाइफ का सबसे बड़ा मोटिव है यहाँ पर अपनी मॉम का बदला लेना। जियान यहाँ पर रीमा को सेम ही एक मून वाला ईयरिंग गिफ्ट करता है। वो अपने फ्रेंड से पूछती है चेक पर देखो तो क्या ये दोनों पेयर है। उसका फ्रेंड उसे कहता हाँ लग तो रहा है कि एक्चुअल में जो तुमने पहना है और जो जियान ने दिया है वो दोनों ही पेयरिंग है। रीमा का कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। वह अपने फ्रेंड के साथ जा करके उसके लिए वेडिंग रिंग बाई करा रही थी। जियान ये देखते तो उसे ऐसा लगता है कि वो दोनों अपने लिए कपल रिंग बाई कर रहे हैं। वो उसे जेलसी होने लगती है। रीमा को जियान का बार बार कॉल आ रहा था। वो कॉल कट कर रही थी बट काफ़ी कॉल्स आने के बाद वो फ़ोन उठा लेती है। जियान उसे तबीयत ख़राब होने का बहाना देते हुए उससे मिलने आने के लिए
बोलता है एक्चुअल में जियान को 3 साल बिताए रीमा के साथ वक्त याद आ रहे थे, इस वजह से उसे एंजाइटी वापस से हो रही थी। उसे रीमा वापस से चाहिए थी जो कि वो उसे छोड़ करके जा चुकी थी। अब रीमा को लगता है कि शायद जियान सच में बीमार है और वो उसे ट्रीटमेंट देने के लिए चली जाती है, जहाँ पर कि वह एंजाइटी से परेशान था और रीमा को देखते ही उसे किस करने लगता है। रीमा उसे खुद को कंट्रोल करने के लिए बोलती है, ये कहते हुए कि ये सही नहीं है। जियान रीमा से कहता है कि 3 साल पहले जो तुमने मेरे साथ किया था क्या वो सही था। रीमा समझ जाती है कि जियान को वो सारी बातें याद है और वो रीमा को पहचान भी गया है। वो रीमा के साथ रोमांस करना चाह रहा होता है लेकिन वो उसे रोक रही थी। वो वहाँ से उसे रोकने के बाद वो वहाँ से जा रही होती है तो वो उसे स्विमिंग पूल में धक्का दे देता है, ये कहते हुए कि शायद तुम्हारा गुस्सा इस ठंडे पानी में काम डाउन हो सके। आफ्टर दैट खुद भी वो स्विमिंग पूल में एंटर करता है। रीमा को वो अपने साथ रोमांस करने के लिए बोलता है। रीमा भी खुद को नहीं रोक पाती है और वो दोनों रोमांस करते हैं। अगली मॉर्निंग जब वो जगती है तो वो सोच रही होती है कि वो जियान के ब्यूटी ट्रैप में कैसे फंस सकती है। उसके जगने से पहले वो वहाँ से जा रही थी तो जियान उसे रोकता है और उसे किस करने लगता है। रीमा उसे कहती है कि तुम पहले की तरफ वापस से ऑब्सेस्ड मत बिहेव करो। हम दोनों एडल्ट हैं और हमारे बीच जो कुछ हुआ वो कंसेंट की वजह से हुआ, तो बेहतर होगा इस बात को हम भूल जाएं। और अगर मुझे परेशान करोगे तो फिर मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट भी बंद कर दूँगी। यहाँ पर जियान तो जेलस था रीमा को उसके फ्रेंड के साथ देख करके, दैट्स वाई उसने ऐसा किया था। रीमा उसे कहती है, देखो मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाली। मैं 3 साल पहले भी तुम्हारे साथ सिर्फ फ़न कर रही थी और आज भी वही, तो ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। इधर जीजी जियान से मिलने के लिए आती है क्योंकि उसके फादर ने उसे फोर्स किया था। जैसे ही जियान कमरे का दरवाज़ा खोलती है जीजी देखती है कि सामने तो रीमा है। वो उसे देखती ही गुस्सा करने लगती है कि वो उसके फियांसे के घर पर क्या कर रही है। रीमा हंसते हुए कहती है, तुम्हारी फियांसे? मुझे नहीं लगता है कि जियान ने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कहा है जो तुम उसे अपना फियांसे बोल रही हो। वो जीजी को वार्न करती है, वो अभी तो आई है यहाँ पर उससे हर एक चीज़ छीनने के लिए, ज़्यादा दिनों के लिए वो खुश नहीं रहने वाली है। ऐसा कहते हुए वो जीजी को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। जीजी फ़िलहाल तो वहाँ से चली जाती है लेकिन वह दोबारा जियान के पास ज़रूर ही आएगी उसे मनाने के लिए। अगले सीन में जियान रीमा को क्लब में अपने फ्रेंड के साथ देखता है। वो भी यहाँ पर आया हुआ था और इस तरीके से जब उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा क्लोज देखता है तो उसे काफ़ी जलस होने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि रीमा उसे किस कर रही है लेकिन वो तो उसे उसकी फ़ोटोज़ दिखा रही थी। जलस होते हुए वो उसे अपने साइड खींच लेता है। रीमा का फ्रेंड उसे रोकने की गलती नहीं कर सकता था और यहाँ पर इस तरीके से वो कहता है कि तुम कभी क्यों नहीं मेरी तरफ देखती हो, क्यों नहीं तुम मुझे यहाँ पर ये कहती हो कि हाँ तुम मुझे पसंद करती हो। वो कहती है ऐसा है ही नहीं तो फिर मैं क्यों ही तुम्हें भूलने जाऊँ। अब वो यहाँ पर शौक हो जाती है कि वो आखिरकार इसके पीछे इस तरीके से क्यों पड़ा है। जियान ने उसके फ्रेंड को पिटाई लगाने के बाद पूछा था तो उसने उसे बताया था कि नहीं वो दोनों कोई रिलेशनशिप में नहीं हैं और यहाँ पर वो तो उसका सिर्फ बेस्ट फ्रेंड है। तब जा कर के यहाँ पर जियान थोड़ा सा नॉर्मल हुआ था लेकिन आखिरकार रीमा उसके तरफ क्यों नहीं कभी देखती है वो ये समझ नहीं पा रहा होता है। वो रीमा को कभी कभी अपने डाउट्स मैसेज करने का कोशिश भी करता है बट नहीं कर पाता है। अगले दिन रीमा के फ्रेंड उसे उसकी दवाइयाँ पहुँचाने के लिए जाती है और रीमा के बारे में पूछता है तो उसकी फ्रेंड कहती है कि वो बिज़ी है, दैट्स वाई वो नहीं आ पाई। जा कर के रीमा को वो ये बातें बता रही थी, यार वो ऐसी नज़रों से मुझे घूर रहा था ना ये मानो कि मुझे खा जाएगा, तो मुझसे झेलती कैसे हो। रीमा कहती है नहीं मेरे साथ तो वो काफ़ी क्यूट और काफ़ी लवी डबी रहता है। दोनों यहाँ पर जियान के बारे में बात कर रहे थे और जियान दूर से उनकी बातों को सुन रहा होता है। रीमा अपनी फ्लैशबैक की स्टोरी अपनी फ्रेंड को बता रही थी। उसके मॉम के मरने के तुरंत बाद ही किस तरीके से उसके डैड अपने मिस्ट्रेस को लेकर के आ गए थे और उन्होंने कभी भी रीमा को प्यार किया ही नहीं। इसी वजह से रीमा को डाउट होता है कि जो कुछ भी हुआ उसकी मॉम के साथ उसमें कहीं ना कहीं उसके डैड का भी हाथ है। वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं रहती थी। यहाँ पर जियान उनकी बातों को सुन रहा था। रीमा जब वहाँ से पेमेंट करके जा रही होती है तो जियान उसे रोकने के लिए जाता है। वो उसके साथ रोमांस करने के इरादे में था। वो फ्लैशबैक में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी बता रहा होता है कि वो उसे कभी प्यार क्यों नहीं करती है लेकिन रीमा को पता नहीं था कि एक्चुअल में जियान का खुद रीमा पर क्रश था।
वो उसे रोक रहा होता है तो वो वापस से उसे पिछली बार की तरह इग्नोर करके चली जाती है। जिहान बेचारा सोच रहा होता है शायद वो उसे कभी प्यार ही नहीं करेगी, चाहे वो जो भी कर ले। और यहाँ पर वो बॉक्सिंग करने लगता है। उसका फ्रेंड उसे समझाता है ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि ज़रूर वो तुम्हें थोड़ा ना थोड़ा तो पसंद करती है, बट इस बात को बस मानने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हें उसे कन्विंस करना चाहिए। वो अपनी पूरी कोशिश तो कर ही चुका था, भला वो क्या ही करता। उसका फ्रेंड वहाँ पर उसे कहता है तो थोड़े और क्यूट बन जाओ ना, शायद वो तुम्हें देख करके पिघल जाए। वो ड्रंक होने की एक्टिंग करने का सोचता है, बट फिर सोचता नहीं नहीं यार, ये थोड़ा ज़्यादा ही क्लीशे हो जाएगा, वो ऐसा नहीं कर सकता। अगले दिन वो रीमा के ऑफिस चले जाता है उससे मिलने के लिए। जब वो वहाँ पर जाता है तो वो एक पेशेंट को ट्रीट कर रही थी और पेशेंट गुस्से में अपने आपे पर काबू खो बैठती है। रीमा उसे काम डाउन कराती है और उसे कहती है कि देखो डोंट वरी, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। जैसे तैसे करके उसे काम डाउन कराने के बाद वो थोड़ा नॉर्मल होती है। वो यहाँ पर उसे ट्रीटमेंट दे रही थी। जिहान उसे ट्रीटमेंट देते हुए देख करके थोड़ा रिलैक्स फील करता है कि चलो ठीक है, वो यहाँ पर कम से कम अपना काम तो अच्छे से कर रही है। रीमा को अपना बचपन याद आ रहा था कि उसने क्या कुछ झेला था और शायद इसी ट्रॉमा से उसकी फ्रेंड भी और उसकी पेशेंट भी गुजर रही है। इसी वजह से वो उसके सिचुएशन को समझ पाती है। जियान यहाँ पर उसे इतना खतरनाक ट्रीटमेंट करता हुआ देख करके एक्चुअल में डर गया था, ये सोचते हुए कि कहीं इस तरीके से वो उसे जान से ना मार दे। लेकिन रीमा ने सब कुछ काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया था। यहाँ पर जियान कहता है मैं आया हूँ तुमसे ट्रीटमेंट कराने के लिए। वो कहती है हाँ आज तुम्हारा टाइम था और मैं ट्रीटमेंट के लिए एक्चुअल में आना भूल गई थी। वो यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट कर रही होती है और वो उसके ऑफिस में ही बैठा हुआ था। रीमा उसे हिप्नोटाइज करके उसके असली दिल के दर्द को समझने का कोशिश करती है। बातों बातों में उसे नींद भी आने लगता है, जहाँ पर कि वो काफ़ी देर तक सोता है। और ये बहुत ही लॉन्ग टाइम बाद ऐसा हुआ था कि एक्चुअल में वो इतनी अच्छी नींद ले रहा होता है। रीमा भी उसे कुछ घंटे सोने के लिए छोड़ देती है। उसे यहाँ पर जियान में खुद का बचपन दिख रहा होता है। जितना वो एंजाइटी से गुजर रहा था उतनी ही परेशानियों से वो भी गुजरी थी। इसी वजह से वो उसे वहीं पर आराम करने के लिए छोड़ देती है। जब कुछ घंटे बाद जियान का नींद खुलता है तो वह रीमा का इंतज़ार कर रहा था उसका ऑफिस ख़त्म हो तो वो रीमा को लेकर के जाए। लेकिन रीमा उसे कहती है कि नहीं, मुझे बहुत टाइम लगेगा, तो तुम चले जाओ। उसकी ट्रीटमेंट वगैरह करके जाने के बाद रीमा वहाँ से लौट रही होती है तो मौसम बहुत ख़राब था और इस ख़राब मौसम में उसे अपने फ्लैशबैक की बातें याद आ रही थी। उसे याद आ रहा था उसकी मॉम के गुजरने के बाद उसकी फैमिली उसे कितना परेशान कर दी थी। जियान उसे काम डाउन करने का कोशिश करता है। वो उसके लिए डिनर लेकर के आया हुआ था। दोनों बस स्टैंड पर बैठ करके एक दूसरे के साथ डिनर करते हैं। आफ्टर दैट वो काफ़ी अच्छा फील कर रहा था। वो भी अपने बारे में रीमा को काफ़ी कुछ बताता है। रीमा को यहाँ पर जियान के साथ रहना ना जाने क्यों अच्छा लगने लगा था। धीरे धीरे उसे उसकी आदत सी होती जा रही थी, पर वो प्यार मोहब्बत के बारे में नहीं सोच रही थी। यहीं दूसरी तरफ जीजी अपने मॉम से कंप्लेन करती है कि जियान तो उसे भाव ही नहीं दे रहा है, कि अगर सच में उसे रीमा से प्यार व्यार हो गया तो फिर वो मुझसे शादी कभी नहीं करेगा। उसकी मॉम कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूँगी, मेरे पास बहुत सारे ट्रिक्स हैं। जब अगले दिन रीमा ऑफिस के लिए निकल रही होती है तभी वहाँ पर उसे जियान का कॉल आया था। और यहाँ पर जब जियान का कॉल आया था तो वो उससे बात कर रही थी। बात करते करते यहाँ पर रीमा को कुछ गुंडे लोग किडनैप करने के लिए आ जाते हैं, जिनसे कि वो लड़ रही होती है। जियान परेशान होकर के उसे ढूंढने के लिए आता है तो वो देखता है कि रीमा यहाँ पर है ही नहीं। उसे पता चला था कि एक्चुअल में उसकी बहन ने उसे किडनैप करने का कोशिश किया था। वो गुस्से में उनकी पिटाई लगाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। इतना गुस्सा थी वो कि वो उसे मार मार करके बेहोश कर देती है। वो उसकी जान ही ले लेती अगर जियान वहाँ पर नहीं पहुँचता तो। वो उसे क्राइम करने से रोकते हुए कहता है कि देखो, तुम इतना बड़ा क्राइम नहीं कर सकती, तुम्हें खुद को काम डाउन करना ही होगा, चाहे तुम जैसे भी करो। उसकी बात सुन करके वो थोड़ा सा खुद को रोकती है, ये सोचते हुए कि अगर सच में उसने क्राइम कर दिया तो फिर वो बदला कैसे लेगी। और उसकी बहन वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी। एम्बुलेंस बुला करके वो उसे भेज देता है वहाँ से, ताकि वो हॉस्पिटल जा सके और इस तरीके से इस पर कोई केस ना हो।
लेकिन हॉस्पिटल में उसके मॉम डैड आ जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर इस तरीके से मेरी बेटी को बुलेगी और हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। इस बात पर रीमा उन्हें प्रूफ दिखाते हुए कहती है, मेरे पास आपकी बेटी के खिलाफ प्रूफ है कि उसने मुझे किडनैप करवाया, और अगर मुझे परेशान किया तुम लोग ये पुलिस को कंप्लेन किए तो तुम्हें क्या कुछ झेलना पड़ेगा, ये तो तुम अच्छे तरीके से ही जानते हो। वो जो जियान था वो रीमा का ख्याल कर रहा था। उसे कहता है, डोंट वरी, मेरे होते हुए तुम्हें यहाँ पर कोई भी बुली नहीं करने वाला है। और यहाँ पर रीमा को वो फोर्स ऐड कर रहा था। रीमा उसे कहती है, डोंट वरी, अब मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ। आई नो तुमने कभी सोचा नहीं होगा कि हम आगे चल कर के इस तरीके से मिलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर सच में मैं अब तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देने वाली हूँ। ये कहते हुए कहती है, कल तुम्हारी शादी है ना, डोंट वरी, मैं तुम्हारी शादी कुछ ज़्यादा ही धूमधाम से मनवाऊँगी। ये कह के वो घर चली जाती है। घर पर बैठ करके ड्रिंक कर रही थी और आगे क्या करना है वो प्लान कर रही होती है। उसे जियान का शादी किसी न किसी तरीके से तोड़ना ही था, दैट्स वाई। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो जियान होता है शादी का ड्रेस में रेडी होकर के स्टेज पर पहुंचता है। उसने रीमा पर भरोसा किया था कि वो आएगी और ज़रूर ही उसका हेल्प करेगी। और यहाँ पर जैसे ही ये शादी पूरी होने वाली थी तभी वहाँ पर रीमा आ जाती है, और आते ही यहाँ पर वो जियान को वहाँ से लेकर के जाती है। कहती है, ये मेरा बंदा है और मेरे होते हुए तुम लोग इसे हाथ भी नहीं लगा सकते। और बाहर जाकर के जियान से कहती है, काम करो, तुम यहाँ से निकलो, मैं थोड़ी देर में तुमसे मिलती हूँ। जियान यहाँ पर सोच रहा होता है कि रीमा क्या करने वाली है। रीमा इसके बाद अपने फ्लैट पर पहुँचती है तो देखती है जियान यहाँ पर अपना सामान लेकर के आया हुआ है। वो रोते रोते झूठ मूठ का बहाना कर रहा था कि शादी तोड़ने के बाद मेरे फादर ने मुझे घर से निकाल दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। रीमा उसे काम डाउन करते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, जब तक तुम्हें तुम्हारा नया घर नहीं मिल जाता है तुम यहाँ पर रह सकते हो। जियान ने रीमा को झूठ बोला था, वो तो बस उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाह रहा था। हाँ, उसके फादर से उसके पंगे चल रहे थे, ऑब्वियस सी बात है। वो शादी इस तरीके से तोड़ करके जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो गुस्सा तो करेंगे। लेकिन रीमा के सामने इमोशनल ड्रामा जब वो करता है तो रीमा उसे यहाँ पे रहने देती है और बोलती है, लेकिन उसके अलावा अगर तुम्हारे कोई भी थॉट्स हुए तो वो तो पूरा नहीं होने वाले हैं। जियान उसे कहते हैं, डोंट वरी, मैं आराम से घर का काम करूँगा और तुम्हें मुझे यहाँ पे रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगले मॉर्निंग रीमा की फ्रेंड उसे फ़ोन करती है। रीमा फ़ोन पर बात कर रही थी तो जियान जानबूझ करके उसे बोलता है कुछ। वो रीमा के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। उसकी फ्रेंड उसे पूछने लगती है कि क्या वो किसी लड़के के साथ है। रीमा बहाना बना करके फ़ोन रख देती है, ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रीमा के ऑफिस जाने के बाद जियान को उसके डैड का कॉल आता है। उसके डैड उसे कह रहे होते हैं कि आखिरकार तुम करना क्या चाह रहे हो, तुमने यहाँ पर उसके साथ भी ये तोड़ दिया। वो कहता है, मैं आपकी होने वाली बहू को पटा रहा हूँ। रीमा ऑफिस जाती है तो एक ग्रैंडफादर आए थे जो कि रीमा के पड़ोसी थे। वो अपने पोते को यहाँ पर रीमा के साथ सेटिंग बिठाने के लिए आए हुए थे। लेकिन यहाँ पर जब उन्हें पता चलता है जियान के थ्रू की एक्शन में जियान और रीमा का क्या चल रहा है, तब तो वो भाई साहब जा कर के भी अपने पोते को रीमा से रिलेशन बढ़ाने का कोशिश भी नहीं कर सकते थे। जियान के बारे में सबको पता था। वो बहाना करते अपने पोते को वहाँ से लेकर के जाते। रीमा को लगता है ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, मैं तो अलग ही कन्फ्यूजन में हूँ। जियान से कहते नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हें ओवरथिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रीमा यहाँ पर कहती है, ज़रूर ही तुमने कुछ किया होगा। अब यहाँ पर रीमा की फ्रेंड उसे बता रही थी, बहन मुझे लगता है ना कि ये बंदा तेरे लिए परफेक्ट है। देख, इसने आज तक तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, जब से तुमसे मिला है तुम्हारी हेल्प ही तो कर रहा है, चाहे जो भी सिचुएशन हो। कहनो कि तुम उसकी डॉक्टर हो, लेकिन ठीक तो वो तुम्हें अंदर से हील कर रहा है। रीमा को कहीं ना कहीं ये बात सच्चाई नज़र आती है। वो जियान को ढूंढते हुए उसके घर जाती है तो देखती है उसकी मॉम और रीमा की फ़ोटो एडिट करके उसने अपने पास रखा हुआ है। उसे पूछती है कि इस फ़ोटो का क्या मतलब है, तो वह कहता है, एक्चुअल में तुम्हारी मॉम की फ़ोटो मुझे तुम्हारे साथ मिली थी। अब मेरी सासू मॉम को भी तो पता चलना चाहिए ना कि एक्चुअल में मैं उनका होने वाला दामाद हूँ, इसी वजह से मैंने यहाँ पर उनके फ़ोटो लगा करके रखे हुए हैं। अब वो थोड़ा सा देख करके इमोशनल हो जाती है, साथ ही में खुश भी हो जाती है। फिर वो अपने घर निकलती है अकेले ही अपनी मॉम की चीज़ें उनसे छीनने के लिए, जो कि नेकलेस इन लोगों ने ऑक्शन पे निकालने का प्लान किया था। वो चीज़ें यहाँ पर उनसे लेने के लिए
शुरुआत में तो वो उन्हें वो चीज़ें देने से मना कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जब जियान आता है तो पैसे के साथ साथ ज्वेलरी के साथ साथ जो कंपनी के शेयर्स रीमा के मॉम ने उनके लिए छोड़े हुए हैं वो यहाँ पर उन्हें देने के लिए बोलता है। अब उसके डैड यहाँ पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो जानते थे कि किस तरीके से जियान उनकी कंपनी को खड़े खड़े ही खा जाने वाला है, और ऑब्वियस सी बात है कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। इसी वजह से वो यहाँ पर उसका जो शेयर था वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब उसे तो पता भी नहीं था एक्चुअल में कि ये शेयर जो है उसकी मॉम ने उसके लिए छोड़ा, और कंपनी का 60% शेयर एक्चुअल में रीमा के नाम पर थे। वो शेयर वगैरह लेने के बाद वहाँ से निकल जाती है उसकी मॉम, बाहर जा कर के कहती है तुम एक किलर हो, तुमने अपनी मॉम को मारा है। रीमा को अब तक सब वही कहते थे कि उसने उसकी मॉम को मारा है, बट असलियत तो उसे आगे चल कर के पता चलने वाला था। ये असलियत पता करने में भी जियान ही उसका हेल्प करने वाला था, क्योंकि कंपनी के शेयर्स तो जियान ने ही रीमा को वापस लौटवाए थे। उसके डैड को तो लग रहा था कि रीमा को रियलिटी कभी पता नहीं चलेगा, 60% शेयर देने के बाद भी वो लोग काफ़ी अमीर होने वाले हैं, लेकिन अगले कुछ दिनों में जब उनका क्राइम सामने आएगा तब तो उन्हें पूरी ज़िंदगी जेल में ही बिताना है। बाहर जा कर के जब रीमा जियान को थैंक्स बोल रही थी उसका हेल्प करने के लिए, तो यहाँ पर जियान उसे कहता है अब मैं तुम्हारा होने वाला बॉयफ्रेंड हूँ, मैं ही तो तुम्हारा ख्याल रखूँगा। रीमा से कहती है मुझे खुद ही नहीं पता कि एक्चुअल में तुम मेरे होने वाले बॉयफ्रेंड हो, लेकिन जिहान ने रीमा को उसकी मॉम और उसका भी फ़ोटो उसे लौटा दिया। इसी बात को सोचते हुए रात में रीमा रो रही होती है अपनी मॉम की फ़ोटो को लेकर के। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच में उसकी मॉम की मौत उसी की वजह से हुई है या फिर लोग उसे झूठ बोल रहे हैं। उसे सब कुछ सच जानना था, और ये सच जानने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। जिहान यहाँ पर रीमा को काम डाउन कराने के लिए आया था। उसे पता था कि वो कौन से मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है, दैट्स वाई वो उसका ख्याल रख रहा था। अगले दिन रीमा अपने डैड के पास जाती है और उन्हें कहती है मेरे पास प्रूफ है कि आपने मेरी मॉम को मारा है मेंटल टॉर्चर दे करके। डोंट वरी, ज़्यादा दिन नहीं बचा है आपको जेल जाने में। उसके डैड इस बात को काफ़ी कैजुअली ले रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था उसके पास इस बात का प्रूफ आ ही नहीं सकता है। बट रीमा इस बात का मजाक नहीं कर रही थी। जब जियान उसके सपोर्ट में था तो रीमा अपनी मॉम के ग्रेव के पास जाती है और उनसे प्रॉमिस करती है वो उनके मर्डर को सबक सिखा करके रहेगी। जियान तब भी उसके साथ था और वह रीमा का सपोर्ट कर रहा था। घर जा कर के वो उसे खाना वाना खिलाता है। जियान के ये सारे बिहेवियर की वजह से रीमा उससे प्यार करने लगी थी। अगले दिन जीजी और उसकी मॉम सोच रहे थे कि जिस हिसाब से रीमा जियान के क्लोज जाते जा रही है उस हिसाब से तो हमारे लिए पंगे बढ़ने वाले हैं। जीजी के घर में साफ़ सफाई का काम चल रहा था। उनके बटलर को रीमा ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। कुछ चीज़ें उनके घर में वो इंस्टॉल करा दी थी उनसे छुपा करके, जिससे कि वो उनकी बातें तो सुन ही सकती थी, साथ ही में रात में उस वजह से हेलुसिनेशंस भी होने वाले थे। रात में जैसे ही जीजी की मॉम सोने के लिए जाती है तो उन्हें हेलुसिनेशंस होने लगता है कि रीमा की मॉम आ करके उन्हें डरा रही है। रीमा की मॉम की घोस्ट रीमा ऐसा कर रही होती है। जियान उसके सपोर्ट में था। अगली मॉर्निंग वो काफ़ी डरी से भी अपने हस्बैंड को ये बात बता दी है। तो उसका हस्बैंड उसकी बातों पे ट्रस्ट ही नहीं करता और कहता है जो इंसान मर गया वो वापस कैसे आ सकता है, इस बात को काफ़ी साल हो चुके हैं, भूल जाओ वरना हमारा पोल खुल सकता है। रीमा जानती थी कि उसकी मॉम उसे चेकअप कराने के लिए ज़रूरी आएगी। वो उसे एक फेमस साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत थी। वो मास्क लगा करके चेकअप कराने के लिए आती है। उसे नहीं पता था कि रीमा ही उसका चेकअप करने वाली है। रीमा भी मास्क लगा करके अपनी स्टेप मदर का चेकअप करती है। उसे हिप्नोटाइज करके उससे सारी बातें सच निकलवा लेती है, किस तरीके से उसने और उसके डैड ने मिल करके उसकी जान ली है। यहाँ पर वो उसका पोल तुरंत ही नहीं खोलती है। उसकी स्टेप मदर को रीमा पर पूरा भरोसा हो गया था और उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसे ट्रीट कर रही है, लेकिन वो प्रूफ के तौर पर उस वीडियो को रख लेती है और अगले दिन से अपने डैड और अपने स्टेप मदर के लिए पंगे क्रिएट करना स्टार्ट कर देती है। शुरुआत उसकी कंपनी से होती है, जो कि उसने कंपनी में जाकर के भी वॉइस रिकॉर्डर लगा दिया था, जिस वजह से कि वो उन दोनों के बातों को सुन सकती थी। और यहाँ पर जियान उसके डैड के खिलाफ जो कि उसने कंपनी में फ्रॉड किया है वो प्रूफ भी ला करके दे देता है। जब शेयर होल्डर का मीटिंग चल रहा था तब उसके डैड से मिलने के लिए रीमा वहाँ पर जाती है। शेयर होल्डर्स के सामने उसके डैड ने
क्या कांड किया है वो सारी बातें बता देती है, जिस वजह से कि सारे शेयर होल्डर बहुत ज़्यादा ही भड़क जाते हैं कि हमारे पीठ पीछे ये कांड कर रहा है और हमें तो पता ही नहीं है। हमें बताता है कि कंपनी में लॉस हो रहा है लेकिन पैसे ये अपने पैकेट में डाल रहे हैं। रीमा के डैड ने रीमा की बातों को काफ़ी लाइट ले लिया था और इस बात का मतलब तो उन्हें दिख ही रहा था। रीमा के डैड को उसके पोजीशन से निकाल दिया जाता है। रीमा के पास 60% शेयर थे तो वो कंपनी की CEO बन गई थी। उसकी मॉम जो कुछ डिजर्व करती थी वो उसे मिल चुका था, लेकिन जो असली पनिशमेंट उसका स्टेप मदर उसके डैड डिजर्व करते थे वो अब तक उन्हें नहीं मिला था। जियान उसे कहता है डोंट वरी, मैंने सब कुछ सेटअप कर दिया है। वो उसे लंच डेट पर बुलाता है जहाँ पर कि वो उसे कहता है कि जल्दी ही तुम्हारे डैड को यहाँ पर मैं जेल भेजने वाला हूँ। रीमा इसी का तो इंतज़ार कर रही थी। उसके मॉम डैड में आपस में लड़ाइयाँ होने लगती हैं। उनका घर टूट करके बिखर गया था और ये सब कुछ रीमा की वजह से हो रहा था। रीमा जिस तरीके से हिप्नोटाइज करके उसे मैनिपुलेट कर रही होती है उस वजह से उनके बीच लड़ाई झगड़े हो रहे थे। एट द एंड रीमा अपने मॉम और डैड दोनों को जेल भेज देती है क्योंकि उसने उसकी मॉम को जान से मारने के लिए इतना मजबूर किया था कि उन्होंने खुद को ख़त्म कर लिया था और वो सारा ब्लेम यहाँ पर रीमा पर लगा चुकी थी। जेजे यहाँ पर खुद को फेमस पेंटर किया करती थी, अंतिम में वो उसका भी भांडा फोड़ देती है। वो कोई फेमस पेंटर नहीं है, वो किसी और पेंटर की पेंटिंग को खरीद करके अपना बताया करती है, जिस वजह से जीजी का जो फेम था वो भी ख़त्म हो जाता है। मतलब वो दोनों तो जेल में जाते हैं और जीजी रास्ते पर आ जाती है। इसके बाद यहाँ पर जियान रीमा को कन्फेस करता है कि वो उससे प्यार करता है। रीमा ये सब कुछ होने के बाद उसे हाँ कहती है और हमारी ये कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ एंड हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।